प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण संसाधन की बात करेंगे। और यह संसाधन जो कि हमारे जीवन के लिए, वनस्पति जीवन के लिए, जीव जंतुओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और महासागरीय विज्ञान में हम यहाँ महासागरीय जल की बात करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये संसाधन महासागरीय जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसके बगैर हमारा जीवन अधूरा है। यहाँ हम धरातलीय जल की बात करते हैं, भूमिगत जल की बात करते हैं, तो उनमें विभिन्न जो तत्व हैं उनकी उपस्थिति इस जल में पाई जाती है। हम महासागरीय जल के संगठन की बात करेंगे, उसकी संरचना की बात करेंगे, क्योंकि धरातल पर पाए जाने वाले जो स्वच्छ जल है, जिनकी उत्पत्ति जो हिमाच्छादित जो श्रेणियां हैं वहां से नदियां निकलती हैं और वो समुद्र में गिरती हैं। बड़ी बड़ी जो झीलें हैं, भूमिगत जल का अगाध भंडार हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। और महासागरीय क्षेत्रों में जल का सर्वाधिक भाग वहां पाया जाता है। लगभग 70.8% भाग पर महासागरीय जल का विस्तार पृथ्वी पर पाया जाता है, क्योंकि सागरीय जल की संरचना सागरीय जो रासायनिक विज्ञान है उसकी विषय वस्तु है। और इसके अंतर्गत महासागरीय जल में जो तत्व पाए जाते हैं उनका विश्लेषण हमें करना होता है या किया जाता है, क्योंकि महासागरीय जल के जो रासायनिक गुण होते हैं वो महासागरीय जल के संचरण और गतियों को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। क्योंकि लवण की मात्रा अगर अधिक होती है, लवणीय तत्वों की मात्रा अगर महासागरीय जल में अधिक होती है तो उनमें ताप शोषण की जो क्षमता होती है, अवशोषण की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। फलस्वरूप महासागरीय जल का तापमान अधिक हो जाता है और महासागरीय जल में गति संपन्न होती है। जल का जो संचरण होता है, विभिन्न प्रकार की जो गतियां होती हैं महासागरीय जल में, वो इससे प्रभावित होती है। और क्योंकि महासागरीय जो संचरण होता है, महासागर जल में जो गतियां होती हैं वो उनके परिणाम, उनका जो प्रभाव होता है वो बहुत व्यापक होता है। और व्यापक इस दृष्टि से होता है क्योंकि हम देखते हैं महासागरीय जल में जो गतियां होती हैं, चाहे वो ज्वार भाटा से संबंधित हो, चाहे वो लहरें हो, चाहे वो महासागरीय धाराएं हो, वो सागरीय तटीय क्षेत्रों को विशेष रूप से प्रभावित करती है। और मुख्य रूप से हम यह भी कह सकते हैं कि महासागरीय जल का जो संचरण होता है उससे संपूर्ण जीव जगत और प्राणी जगत वो प्रभावित होता है, किसी भी रूप में, या तो प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में वो प्रभावित होता है। सागरीय जल की जब हम बात करते हैं तो चूंकि यह एक मिश्रित द्रव है और उसमें विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं उसकी मौजूदगी महासागरीय जल में होती है। और हम जैसे इसका विश्लेषण करते हैं महासागरीय जल का रासायनिक संगठन की अगर इसमें बात करते हैं तो चूंकि महासागरीय जल में लगभग 95% जो भाग है वो जल का होता है और 3.5% जो भाग है वो लवणीय तत्वों का यहाँ इसमें पाया जाता है। और साथ ही साथ जो धूल कण होती है, असंख्य जो जीव होते हैं, उनसे निकलने वाले, उनके जो अवशेष होते हैं, उनसे निकलने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं वो भी महासागरीय जल में मिश्रित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं महासागरीय जल का जो रासायनिक संगठन की अगर बात करते हैं तो मोटे तौर पर लगभग 95% भाग जल का हिस्सा होता है,
3.5% जो लवणीय तत्व होते हैं और कुछ मात्रा में धूल के कण, वनस्पति अवशेष से जो तत्व प्राप्त होते हैं या जीव जंतु अवशेषों से जो तत्व प्राप्त होते हैं या नदियों के द्वारा जो महासागरीय भागों में गिरती हैं उनसे विभिन्न प्रकार के जो तत्व महासागरीय जल में मिलते हैं उनके द्वारा महासागरीय जल का जो रासायनिक संगठन है वो बनता है। तो हमें क्योंकि यहाँ रासायनिक संगठन है महासागरीय जल का, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ हम महासागरीय जल के जो भौतिक गुण धर्मों की अगर बात करते हैं तो चूंकि जल ही एक प्रकृति में एक ऐसा मात्र पदार्थ है जो तीनों अवस्था में यहां मिलता है, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो गैसीय अवस्था हो। तीनों रूपों में जल हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। बहता हुआ पानी जब निम्न तापमान हो जाता है तो बर्फ का रूप धारण करता है और जब तापमान अधिक होता है तो वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा वो गैस के रूप में, जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में मौजूद होता है। तो तीनों अवस्था में जल हमारे पृथ्वी पर उपस्थित होता है। तीनों अवस्थाएं इसकी पाई जाती है क्योंकि जल में उच्च पारदर्शिता होती है और उच्च पारदर्शिता का पाया जाना समुद्र में जो विभिन्न प्रकार के अन्वेषण होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो खोजें होती हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उच्च पारदर्शिता के कारण सूर्य का जो प्रकाश होता है वो समुद्र की गहराई तक प्रवेश कर जाता है और उसके कारण से जीव जंतुओं की और जो वनस्पतियां होती हैं उनको सूर्य ताप पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है। लेकिन जैसे जैसे हम सागर के नीचे जाएंगे यह जो सूर्य जो ताप होता है उसकी मात्रा कम होती जाती है। तो सूर्य ताप की वजह से और उच्च पारदर्शिता की वजह से महासागरीय भागों में जो वनस्पति पाई जाती है उसमें प्रकाश संश्लेषण जैसी महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है वो संपादित होती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश पानी के काफी अंदर तक प्रवेश करता है। धरातल की बात करते हैं तो धरातल कुछ गहराई तक ही ये ताप अवशोषण कर पाता है धरातल, लेकिन पानी की अगर बात करते हैं तो काफी गहराई तक जो सूर्य ताप होता है वो प्रवेश कर पाता है क्योंकि ऊष्मा धारण करने की सर्वाधिक क्षमता जल की होती है और ऊष्मा का संचालन भी भली भांति जल के माध्यम से संपन्न होता है। तो एक महत्वपूर्ण ये गुण महासागरीय जल या जल में पाया जाता है क्योंकि हम अगर समुद्री जल के प्रधान घटकों की अगर बात करते हैं तो बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि महासागरीय जल का जो संगठन है उसमें मुख्य रूप से सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये कुछ तत्व होते हैं जो सागरीय लवणता के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जब हम विभिन्न तत्वों की बात करते हैं जैसे जल में सोडियम और क्लोरीन के अंश की अगर बात करते हैं तो संपूर्ण जो लवणीय तत्व हैं उनमें 85% जो भाग है वो लगभग सोडियम और क्लोरीन का महासागरीय जल में पाया जाता है। और अभी तक विभिन्न तत्वों की अगर बात करते हैं तो लगभग 70 से अधिक तत्व महासागरीय जल में उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। स्वेरड्रूप की अगर बात करते हैं 1942 में ये समुद्री वैज्ञानिक थे और इनके अनुसार महासागरीय जो जल होता है उसमें 10 प्रधान तत्वों का जो अंशदान होता है वो लगभग 99.7% का होता है। यानी स्वेरड्रूप नामक वैज्ञानिक ने विभिन्न अन्वेषण खोजों के माध्यम से हमारे सामने ये बात रखी कि महासागरीय जो जल होता है उसमें लगभग 99.7% जो भाग होता है वो मुख्य रूप से 10 प्रधान तत्व होते हैं और वो मिलकर महासागरीय जो जल का संगठन है उसको प्रभावित करते हैं। लेकिन ये 10 तत्व
ऐसे तत्व होते हैं जिनमें स्थिरता पाई जाती है और स्थिरता की वजह से इनको प्रधान तत्वों का नाम दिया है। यहां हम अगर महासागरीय जल के संगठन में विभिन्न प्रकार के जो तत्व पाए जाते हैं अगर उनकी बात करते हैं तो मुख्य रूप से सोडियम, क्लोरीन, गंधक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ब्रोमीन, बोरिक एसिड, स्ट्रोंटियम, फ्लोरीन, बाइकार्बोनेट, ये ऐसे तत्व हैं जो मोटे तौर पर महासागरीय जल में उपस्थित होते हैं। अगर सोडियम की हम अगर बात करते हैं तो स्थल से जो सोडियम युक्त और फेल्सपार युक्त जो चिका सेल के जो अपक्षय है उनसे मुख्य रूप से महासागरीय जल को यह तत्व प्राप्त होता है। गंधक की अगर बात करते हैं तो महासागरीय जल को मुख्य रूप से सल्फेट के रूप में ये तत्व महासागरीय जल में उपस्थित होता है। मैग्नीशियम की अगर बात करते हैं तो डोलोमाइट, कैल्शियम, कैल्साइट आदि जो खनिज तत्व होते हैं उनके साथ ये मैग्नीशियम महासागरीय जल में उपस्थित होता है। कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो जीव जंतु होते हैं उनके अवशेष होते हैं, वनस्पतियां होती हैं और जो नदियां धरातलीय भाग से यहाँ महासागरीय में गिरते हैं उनके माध्यम से भी बहुत मात्रा में महासागरीय जल को कैल्शियम प्राप्त होता है। पोटेशियम की अगर बात करते हैं तो विभिन्न जो सागरीय जीव हैं, विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति है उनके माध्यम से पोटेशियम महासागरीय जल को प्राप्त होता है। जैसे ब्रोमीन है, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट। और इन तत्वों के साथ साथ अगर हम अन्य तत्वों की बात करते हैं, सूक्ष्म जो घटक होते हैं अगर उनकी बात करते हैं तो जैसे एल्यूमिनियम है, आर्सेनिक है, बेरियम है, तांबा है, सोना है, आयोडीन है, लोहा है, मैग्नीज, नाइट्रोजन, फास्फोरिक और सिलिकॉन के साथ साथ ऑक्सीजन, ये महत्वपूर्ण रूप से सूक्ष्म घटक के रूप में इनको वैज्ञानिक मानते हैं और इनकी उपस्थिति महासागरीय जल में होती है। तो हमने महासागरीय जल के संगठन की बात की जिसमें विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं उनके द्वारा इनकी जो रासायनिक जो संगठन है उसका निर्माण होता है। जल का जो रासायनिक महासागरीय जल का जो संगठन है वो इसके माध्यम से बनता है। तो चूंकि महासागरीय जल विभिन्न प्रकार से हमें प्रभावित करता है, जीव जगत को, वनस्पति जगत को, हमारी जो जलवायु है, धरातल पर पाई जाने वाली जो जलवायु है उसको मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो हमारे पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण ये तत्व है जिसके द्वारा हमारा संपूर्ण जीव जगत इससे प्रभावित होता है। धन्यवाद।